हेलो गाइस, मैं हूं अंकुश कालरा एंड वेलकम टू मैट जी एग्जाम चैनल। फाउंडेशन सीरीज में आज हम एक हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा या यूं कह लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ये चैप्टर क्लास 10th में भी है, 12th में भी है और ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि पॉलीटेक्निक आफ्टर 10th या आईआईटी या नीट कह लो, इन सब में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करूंगा सो दैट चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आएं और आप सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्जेस, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिजल्ट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस, or it is the branch of physics which deals with study of charges. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज स्टेशनरी और विच इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो है चार्जेस, ओके। और वहीं पे करंट का मतलब होता है मूविंग, ओके, या मोशन। एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्जेस। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होगी इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि जब दो चार्जेस, चार्जेस मतलब क्या है? चार्जेस यूजुअली होते हैं आपके प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ओके। और प्रोटॉन जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ओके। सो यही जो चार्जेस है, अगर ये चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, और ये चार्जेस मोशन में होंगे तो इनका बिहेवियर कैसा होगा। सो अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। क्लास 10th में हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, यानी कि जब हमारे चार्जेस मोशन में होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा वो पढ़ेंगे। जबकि 12th क्लास में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा इस चैप्टर में यानी कि 10th क्लास में नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जब भी हम एक पेन को, एक प्लास्टिक के पेन को रब करते हैं अपने बालों से और फिर पीस ऑफ पेपर उसके पास रखते हैं, देन इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग दोज पीसेस ऑफ पेपर। इसे ही कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या फिर सर्दियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कंबल में या फिर प्लास्टिक की चेयर्स में एक स्टैटिक करंट लगता है, राइट? तो वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। जब चार्जेस आपके रेस्ट पे होते हैं तो ये चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स, इसमें एक खास बात और है, ये जो आपका पेन है ये प्लास्टिक का है, यानी कि ये एक इंसुलेटर है। अगर ये प्लास्टिक का पेन नहीं होता और मेटल का पेन होता तो आपको ये बिहेवियर नहीं दिखता, यानी कि वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मेटल का पेन एक कंडक्टर है, ओके, और वहीं प्लास्टिक का पेन एक इंसुलेटर है, ओके। इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लास्टिक का पेन है, ओके, और दिस इज अ प्लास्टिक पेन एंड इस पे जब मैं चार्ज पार्टिकल्स दूंगा, लेट्स से आई गिव इट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ओके, तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ओके। तो इसीलिए जब यहाँ पे पीसेस ऑफ पेपर लाए जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। वहीं पे अगर मैं एक मेटल का पेन लेता, लेट्स से ये एक मेटल का पेन है, ओके, और इस पे मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स देता तो वो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते, वो यहाँ पे नहीं रहते, वो पूरे मेटल पे आपके शिफ्ट हो जाते, यानी कि पूरे मेटल पे स्प्रेड हो जाते, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज चार्ज पार्टिकल अब स्प्रेड हो चुका है पूरे मेटल पे।
वहीं पे अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं जो कि स्टडी है ऑफ चार्जेस इन मोशन, सो वहां पे रोल जो होगा वो होगा कंडक्टर का। क्यों होगा कंडक्टर का रोल? बिकॉज क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, वो चार्जेस को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, और प्लास्टिक चार्जेस को मूव नहीं होने देता। तो इसी वजह से आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ कंडक्टर्स की स्टडी कहलाएगी। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Why are metals good conductor of electricity whereas plastic do not conduct electricity? मतलब मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, मेटल को हम कंडक्टर क्यों कहते हैं और प्लास्टिक को या ग्लास को हम कंडक्टर क्यों नहीं कहते, क्यों हम उन्हें इंसुलेटर कहते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं? फ्री चार्ज पार्टिकल्स, और वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि ग्लास के पास या किसी इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, सो इसे हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि मेटल पे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं और ग्लास पे क्यों नहीं है। सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, एटॉमिक साइज जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, जबकि मेटल्स का एटॉमिक साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है। तो अब ये एटॉमिक साइज क्या है, तो एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपका एटम का डायग्राम है, जिसमें ये जो पार्ट है आपका सेंटर वाला, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता स्टूडेंट्स। तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होगा। और एक बात और बता दूं, अगर एक एटम आपका बहुत छोटा होता है वैसे, बट एक एटम को अगर मैं मान लूं कि वो एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो उस क्रिकेट ग्राउंड के अगर मैं सेंटर पे एक लेदर बॉल रख दूं, तो वो आपका न्यूक्लियस होगी, प्लस वो जो पूरा क्रिकेट ग्राउंड है वो आपका एक एटम होगा। यानी कि न्यूक्लियस और एटम, इतना छोटा पार्ट है न्यूक्लियस एटम का कि इट्स जस्ट लाइक अ क्रिकेट बॉल पुट इन द सेंटर ऑफ अ क्रिकेट स्टेडियम। ओके, सो दिस इज योर न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन जो हैं आपके न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएंगे, और ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, कितने शेल्स हैं? 5 शेल्स हैं, 5 ऑर्बिट्स हैं। 5 ऑर्बिट्स में जो आपके ये ब्लू कलर के डॉट्स ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे कि आपके सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो अब आप यहां देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड कितने शेल्स हैं? 5 शेल। तो ये एक लार्ज एटॉमिक साइज कहेंगे इसे हम, यानी कि एटम का साइज काफी बड़ा है। वहीं अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, तो ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर आपके सिर्फ 2 ही शेल हैं, और या 2 या 3 छोटे शेल्स होंगे जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स का एटॉमिक साइज छोटा रहा। तो अब सवाल यह है कि एटॉमिक साइज से क्यों मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नॉन मेटल्स में फ्री चार्ज पार्टिकल्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए, जिसकी वजह से नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है और मेटल कर रहा है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा यानी कि प्रोटॉन के पास होगा, उस पे जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। प्लस जो इलेक्ट्रॉन दूर वाले ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यानी कि आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो दूर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इन पे जो फोर्स है वो कम होगा, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं इस एटम के, और अगर ये इस एटम से बाहर चले जाएंगे तो ये मेटल के अंदर आवारा घूमेंगे, फ्री घूमेंगे। वहीं पे अगर मैं आपके नॉन मेटल्स की बात करूं, तो इनका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 2 ही रेडियस 3 रेडियस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोटॉन्स ने, जो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसने बहुत टाइटली बाउंड करके रखा है, क्योंकि सब आसपास है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर जाने नहीं देता, एटम से बाहर जाने नहीं देता, तो उनके आवारा बनने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेटल्स में
चार्ज पार्टिकल्स जो क्या कहते हैं आपके आउटर मोस्ट शेल में हैं, जो दूर हैं आपके न्यूक्लियस से, उनमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, एक छोटे से मेटल पीस में करोड़, मिलियंस, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। और अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री किया, तो आप समझ सकते हैं एक छोटे मेटल पीस में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमेंगे। तो एक डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका मेटल कंडक्टर है, और ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए ऐसे ये रेंडमली मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज, अगर आप एक मेटल पीस लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे मूवेबल मिलेंगे, जबकि प्रोटॉन्स आपके इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव नहीं करते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कभी मूव नहीं करेगा, राइट। वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। हमेशा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सो ये क्वेश्चंस का जवाब मिल गया आपको। मेटल क्यों गुड कंडक्टर है और प्लास्टिक गुड कंडक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि मेटल के पास है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि प्लास्टिक के पास प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक और चीज फ्रेंड्स, यहां हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्जेस। तो चार्ज के बारे में ना हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। सो व्हाट आर चार्जेस? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? मास। हर मैटर के पास मास होता है, वैसे ही हर मैटर के पास चार्ज भी होगा। ओके, एंड चार्ज को डिनोट किया जाता है अपर केस क्यू से। और इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ओके, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रहेगा। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि प्लस प्लस दो प्रोटॉन को अगर मैं साथ में रख दूं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अगर मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आसपास रख दूं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तभी तो जो प्रोटॉन है आपका, जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने पे मजबूर करता है, बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को साथ में रखेंगे सो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। उसके अलावा चार्ज की जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। क्या होती है चार्ज की यूनिट? कूलम्ब, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एंड फॉर्मूला इसका होता है Q इक्वल टू एन ई। सो द फॉर्मूला इज Q इज द चार्ज। ओके, एन जो होगा वो होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स आपके कंडक्टर में फ्रीली मूव नहीं करते हैं। सो एन यहाँ पे होगा इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एंड ई जो होगा वो होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ओके, याद रहेगा। तो चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। एन जो है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर के पीस में, और जो E है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। तो आपके एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपका पूरे कंडक्टर पे कितना चार्ज है, कितने कूलम चार्ज है, ये आपको पता लग जाएगा। ओके, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एनसीईआरटी की, विच सेज वन कूलम, एक कूलम चार्ज कितना होता है? वन कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन नियरली 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऐसे अगर मैं 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ले आऊं, तो ये सारे मिला के कितना चार्ज बना लेंगे? वन कूलम चार्ज। तो इस पे क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी में भी है, और ये सीबीएसई में पूछा भी गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। सो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वन कूलम चार्ज में? सो क्यू का फॉर्मूला क्या है? एन ई। ओके, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्यू आपको दे रखा है वन कूलम। ओके,
और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। आपको वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज में, तो n का फॉर्मूला होगा Q बाय E। ओके, सो Q इज 1 and E is 1.6 multiplied 10⁻⁻19। ये ऐसे हो जाएगा, so which will become 10/16 multiply 10⁻⁹। ओके, ये -19 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। ओके, सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बिकम 0.625। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे एक कुलम्ब चार्ज में। और एनसीईआरटी में जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 6 इंटू 10⁻18 दे रखी है। सो 6.25 या 6 दे आर कंपेरेटिवली इक्वल। तो जो वैल्यू आपको लेनी है आपकी मर्जी। तो स्टूडेंट्स, चार्जेस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे करंट की। सो करंट क्या है? करंट को डिनोट किया जाता है अपर केस आई से। ओके, एंड इसकी डेफिनेशन है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि एक मेटल कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ओके, सो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे इस मेटल कंडक्टर के अंदर? वो एक करंट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि किस रेट से वो फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, वही करंट की हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा। सो फॉर्मूला क्या होगा? तो करंट का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन में रेट आता है तो उसका मतलब होता है अपॉन टाइम। ठीक है, मींस किस रेट से वो काम हो रहा है, किस टाइम फ्रेम में पर सेकंड वो कितना काम कर रहा है, वही होता है रेट। तो फॉर एग्जांपल हमने पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, सो यहां आप देखेंगे डेफिनेशन में एक टर्म आई है रेट। तो वहीं से हम पावर का फॉर्मूला क्या निकालते थे? P इक्वल टू रेट यानी कि अपॉन टाइम एंड वर्क, वर्क को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, तो ये पावर का फॉर्मूला होता था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से करंट का फॉर्मूला भी पता लग गया होगा। करंट को I से डिनोट किया जाता है, रेट अपॉन टाइम होगा एंड चार्जेस मतलब कैपिटल Q। सो फॉर्मूला इज I इक्वल टू Q बाय T। ओके, सो इसे हम यूं भी याद कर सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी विच इज क्विट। यू कम है लेकिन कोई बात नहीं, क्विट से याद कर लो। ओके, Q इक्वल टू आई टी, या फिर I इक्वल टू Q बाई टी, वी कैन लर्न इट यूजिंग द डेफिनेशन इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट अपॉन टाइम एंड चार्जेस हैं तो Q होगा अप न्यूमरेटर में। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं Q क्या है। यहाँ पे Q है अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इस कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके अमाउंट, यानी कि एक कुलम्ब है, दो कुलम्ब है, कितना कुलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, उस वैल्यू को हम बोलेंगे Q। और T जो होगा वो है टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि ये इतने सारे कुलम्ब चार्ज को कितना टाइम लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में मेटल कंडक्टर के। ओके, यूनिट की बात करूं तो Q की यूनिट होती है कुलम, T की यूनिट SI यूनिट होती है सेकेंड। सो आप कह सकते हो कि करंट की यूनिट होगी कुलम पर सेकेंड। ओके, लेकिन इसकी SI यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पर है एंड द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होगी SI यूनिट? एम्पियर, डिनोटेड बाय अपर केस A। ओके, इसे मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं आपको करंट कैसे काम करता है। और अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लेट्स सी अ डायग्राम। सो कभी भी एक हम मेटल कंडक्टर लेते हैं, लेट्स से ये एक मेटल कंडक्टर है आपका ए बी। ओके, और इस पे हमने जनरली अगर मैं मेटल पीस लूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा रैंडम। ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी डायरेक्शन हमने रेड एरो से डिनोट की है, और आप देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। सो मूवमेंट कैसी है? रैंडम मूवमेंट है। ओके, सो कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सो मोशन रैंडम होगा।
अब मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस एक सेल लगा दूंगा, एक बैटरी लगा दूंगा। सो ये एक बैटरी है, ये इस बैटरी का प्लस साइन है, ये इस बैटरी का माइनस साइन है। तो ये प्लस साइन ऐसे फ्लो करेगा आपका, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, यहां पे आपका प्लस साइन आ जाएगा। ओके, इस एंड पे, ए एंड पे। और वहीं यहां आपका नेगेटिव है, तो बी एंड पे, मेटल के बी एंड पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो यहां पे आपका माइनस साइन है और ए एंड पे प्लस साइन है। तो अगर बैटरी हमने लगा रखी है यहां पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जाने लगेंगे। और किस तरफ जाने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा। सो नाउ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब मूवमेंट रैंडम नहीं रही, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं रही। ओके, अब सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो भी माइनस से पॉजिटिव, सेल के माइनस से सेल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम में क्या रहा आपका, माइनस टू प्लस, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हम मान के चलते हैं कि करंट का जो फ्लो होगा वो होगा इसके अपोजिट, यानी कि करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायग्राम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने क्या देखा, जो बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव है, करंट का फ्लो होगा प्लस टू माइनस। ओके, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा माइनस टू पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस जा रहा है तो करंट प्लस टू माइनस क्यों जा रहा है। स्टूडेंट्स एक्चुअल में ना, जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन सर्किट डायग्राम में नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है। लेकिन हम फ्लो ऑफ करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्कवरी बहुत पहले हुई थी। तो उस टाइम पे लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतना पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है। तो उन्होंने क्या सोचा था कि हर चीज कैसे मूव करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। अगर आप वाटर का एक टैंक ऊपर है और एक टैंक नीचे है, तो वाटर फ्लो कैसे करेगा, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो साइंटिस्ट ने उस टाइम पे क्या माना कि प्लस जो है वो आपका हाई पोटेंशियल है, माइनस लो पोटेंशियल है, तो करंट भी जो है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वही हम आज भी मानते हैं। आप सोचेंगे ये चीज चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि काफी सारी थ्योरीज इसके ऊपर ऑलरेडी लिख दी गई हैं, तो उसे चेंज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम मान के चलेंगे फ्लो ऑफ करंट अपोजिट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, विच इज करंट का फ्लो है प्लस टू माइनस। ओके, और इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि हमने इसे कन्वेंशनली माना है कि करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली थ्योरी। ओके, सो दिस इज कन्वेंशनल करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। सो दैट्स ऑल। और इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए अब करंट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फॉर्मूलाज हमने किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल 12.1 एंड जिसमें करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर। सो यानी कि आई दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर। और उसके अलावा कहा है कि दिस करंट इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। सो टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स। इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि सेकेंड्स में। सो 10 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, विच विल बी 600 सेकेंड। ओके, और निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू निकालनी है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सो हमें पता है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच मीन्स Q बाई टी। सो Q का हमारा फॉर्मूला होगा आई टी। ओके, क्विट, क्यू आई टी क्विट। और Q इक्वल टू आई होगा यहाँ पे हमारा 0.5, इसे हम 5/10 यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 600। सो ये से कट हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 30 और 300, और यूनिट क्या होगी, कूलम। So the answer will be 300 coulomb. So this is the amount of electric charge that will flow through the circuit. So next question देख लेते हैं। ये NCERT एग्जाम्पलर का MCQ है
एमसीक्यू हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे 1 मार्कर। ओके, सो क्वेश्चन में आपको दे रखी है करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, यानी कि आई हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। ओके, एंड इट्स ड्रॉन थ्रू अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको कि 16 सेकेंड्स में इस कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से डिनोट किया जाता है। टाइम दे रखा है 16 सेकेंड। आपको पता है Q का फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी, ये I इक्वल टू क्यू बाई टी से आया है, क्विट, राइट। सो Q इक्वल टू 1 इंटू 16, तो Q हो जाएगा आपका 16 कूलम, राइट। और Q का एक और फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पे E क्या होता है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। स्टूडेंट्स ये वैल्यू याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू है। सो Q मैंने आपको क्या बताया, Q इक्वल टू एन ई। Q की वैल्यू हमने निकाली थी 16 कूलम, N हमें निकालना है, E होगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 19। N यही रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, और इसे आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। Okay, so n will be 16 over 1.6 multiplied 10 raised to the power minus 19. Okay, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो आ जाएगा, तो it will become 160 multiply 10 raised to the power 19 over 16, तो ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, सो आंसर हो जाएगा 10 raised to the power 20. ओके, इतने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे एक बल्ब के फिलामेंट से, सो आंसर इज ए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ करंट की वैल्यूज की। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि करंट जब स्मॉल क्वांटिटी में फ्लो करता है तो उसे हम मिली एम्पियर में, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में डिनोट करते हैं। सो 1 मिली एम्पियर, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मिलीमीटर होता है ना, एमएम से डिनोट करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 3। ओके, मिली एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब हमेशा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 होता है। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर जिसे ऐसे डिनोट करते हैं म्यू से, 1 माइक्रो एम्पियर होगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो याद रखना, मिली है 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो है 10 की पावर माइनस 6। ओके, दैट्स ऑल। और अब हम बात करते हैं कि करंट को मेजर किससे किया जाता है। करंट को मेजर जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर। ओके, एम्पियर जो साइंटिस्ट है जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उसी से ये टर्म आई है एमीटर। तो एम्पियर को मेजर करने के लिए, यानी कि करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है एमीटर। एमीटर हमेशा आपका सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आगे हम सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक सर्किट डायग्राम है आपका। ओके, इसमें जो नीचे है आपकी वो बैटरी लगी हुई है। ओके, ये आपकी बैटरी है और प्लस माइनस साइन आपको बैटरी का दिख ही रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस। कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो चीज है ये क्या है, ये एक बल्ब है। ओके, और आपका ये एमीटर लगा हुआ है। ओके, एमीटर जो है आपका बल्ब के साथ कैसे लगा हुआ है, सीरीज में। ओके, अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी यूज ब्लैक पेन हेयर। ओके, यहां पे देखिए, अगर मैं एमीटर लगाता इधर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये लगा दिया मैंने एमीटर, एमीटर का साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे एमीटर मुझे सही वैल्यू नहीं देता, क्योंकि करंट जब यहां आता तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ये रास्ता एक ये रास्ता, तो करंट डिवाइड हो जाता। ओके, तो एमीटर में वो वैल्यू नहीं आती जो बल्ब से पास कर रहा है करंट, क्योंकि करंट तो यहां डिवाइड हो गया ना। लेट से यहां 2 एम्पियर जा रहा है, यहां चला गया 1.5 एम्पियर, और यहां चला गया 0.5 एम्पियर इस ब्रांच में, तो करंट कितना बताएगा एमीटर, 0.5 एम्पियर, जो कि सही वैल्यू नहीं है। इसलिए एमीटर को हम यहां लगाते हैं। ओके, मैं इसे रब कर देता हूं, और ये बल्ब है, यहां से निकला बैटरी से 2 एम्पियर करंट। ओके, यहां भी जाएगा 2 एम्पियर, सीधा जा रहा है, कोई अभी क्या कहते हैं डाइवर्जन नहीं है, यहां भी जाएगा 2 एम्पियर। राइट, अब देख रहे हो सीरीज में एमीटर है, तो 2 एम्पियर बल्ब से जा रहा था और एमीटर भी उतनी ही वैल्यू दिखा रहा है।
ओके, एमीटर का साइन ऐसा होता है और यहाँ पे एक प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। जो एमीटर का माइनस साइन है ये आपका बैटरी के माइनस साइन के साथ है, और जो एमीटर का प्लस साइन है ये आपका बैटरी के प्लस साइन के साथ है। तो इतना याद रहेगा हमें। वंडरफुल। इसके बाद एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अभी जो हमने दो डायग्राम देखे थे, लेट्स से ये आपका एक बैटरी है और दिस इज अ बैटरी है। बैटरी का साइन होता है, ये जो बड़े वाली लाइन है ये प्लस होगी, ये छोटे वाली लाइन माइनस होगी। ओके, अगर ये सेल होता तो ये ऐसे होता, प्लस माइनस। बैटरी है, बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल, तो यहाँ मैंने दो बना दिए हैं। आप तीन भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप प्लस से शुरू कर रहे हैं तो माइनस पे खत्म कीजिए। ओके, सो दिस इज अ बैटरी एंड इससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बल्ब। ये बल्ब का साइन होता है, और इसी के साथ सीरीज में लगा देते हैं एक अमीटर। ओके, और इसे क्लोज कर दीजिए। की बनानी है, की बना सकते हैं यहाँ आप। ओके, सो ये की ओपन होती है, जो क्लोज्ड की होती है वो आपकी ऐसे होती है। ओके, ओपन की में करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बट दिस इज नॉट क्लोज्ड पाथ, क्योंकि यहाँ पे की ओपन है। सो इसे हम प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो ये लीजिए, मैं बना देता हूँ। आपका ये एमीटर है, ओके, ये आपका बल्ब है, एंड ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया। ओके, अमीटर का ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पूछी जाती है, ये लाइन आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये सीबीएसई दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वो कह रहा है भाई एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। क्या बताओ? एम्पियर की डेफिनेशन। सो बहुत इजी है, आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। आई क्या होगा? अगर आई बोलूं मैं 1 एम्पियर, तो क्यू कितना होना चाहिए? 1 कूलम। टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड। यानी कि एक कंडक्टर में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो हम मान के चलेंगे कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। यही डेफिनेशन होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड आई का फॉर्मूला है क्यू बाई टी। आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the current flowing through the wire is said to be 1 ampere. So this is the definition. अब मान लो मैं आपसे पूछूं डिफाइन 1 coulomb, नेम एंड डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, यानी कि अब I इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं होगा, अब Q इक्वल टू आई टी होगा, राइट। और Q क्या होगा? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज कब होगा? जब करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर फ्लो करेगा करंट 1 सेकेंड में एक कंडक्टर से। तो चार्ज हम बोलेंगे उस कंडक्टर में कितना है? 1 कूलम। तो इसकी भी डेफिनेशन आ जाएगी। तो डेफिनेशन विल बी 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड बाय अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने एम्पियर मतलब एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन ऐसे ही बनाई जाती है। आई होप आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। एमीटर की बात की थी, गैल्वेनोमीटर भी कुछ ऐसा ही डिवाइस है। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं। ये है आपका गैल्वेनोमीटर का डायग्राम। ओके, एमीटर का डायग्राम भी देख लेते हैं। अब आप बोलेंगे दोनों सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए। एमीटर का अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये एमीटर है, इसका जीरो यहाँ पे है, फिर ऐसे करके रीडिंग बढ़ रही है, राइट। और जबकि मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर का जीरो कहाँ है? सेंटर में। तो यहाँ 1 2 3 होगा, और यहाँ 1 2 3 होगा, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे होता है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में ये फर्क है, एमीटर आपको वैल्यू देता है लेकिन एमीटर डायरेक्शन नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन बताता है। अगर मान लो ये वाला रीडिंग इधर चली गई, ये एरो लेफ्ट की तरफ चली गई, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ होगी करंट की डायरेक्शन। मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर है, सेंटर में था आपका, राइट, ऐसे लगा हुआ है। अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो लेफ्ट की तरफ है,
तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन ये होगी। और अगर गैल्वेनोमीटर आपका रीडिंग राइट की तरफ दे रहा है तो आपके करंट की डायरेक्शन ये होगी। ओके। और गैल्वेनोमीटर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट के लिए यूज होता है, लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज नहीं होता। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर करंट्स के लिए यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर। यूजुअली गैल्वेनोमीटर इसलिए होता है कि आप एक सर्किट में लगाएं और पता करें कि कहीं इसमें करंट तो नहीं बन रहा, बहुत छोटी अमाउंट का करंट। ओके। और दूसरी बात यह कि लार्ज क्वांटिटी के लिए गैल्वेनोमीटर हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, तो वो ब्रेक कर सकता है, तो उसमें हम एमीटर यूज करते हैं। एमीटर हमें डायरेक्शन नहीं देता करंट की, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बता देगा करंट की। सो डेफिनेशन और फंक्शन अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये भी दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसे लर्न कर लीजिए। द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 200 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? पीछे डेफिनेशन हमने देखी थी। ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एंड एम्पियर की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। ओके। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सो आपका Q की वैल्यू 1 रख देंगे, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रख देंगे, तो I आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट तब होगा जब आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये रहा। ओके। ये रही डेफिनेशन। सो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, Q इक्वल टू एनी वाला, जहां मैंने आपको बताया था आपकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। जो मैंने आपको बताया था ना एनसीईआरटी में, इसकी वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 18 है, आपको जो लेनी है लीजिए। तो इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैट जी।